देश की सेना में एक सिपाही के तौर पर नियुक्त रहता है और अपनी सेवाएं बॉर्डर पर दे रहा होता है। इतने सालों से सेना में सेवा देने के कारण अपने परिवार से दूर रहा और अब समय आ गया था कि वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने गांव वालों से मिले, क्योंकि वो रिटायर होने वाला है। अब हरेंद्र समेत 6 सैनिक अपने घर जाने के लिए ट्रेन का सफर करने के लिए तैयार थे। वो ट्रेन में सवार हो जाते हैं और ट्रेन का समय होने पर ट्रेन चलने लगती है। सभी खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। सभी सैनिक बैठे बैठे अपने पुराने खतों, चिट्ठियों को और अपने पास रखी अपने परिवार, दोस्तों की तस्वीरों को देखने लगते हैं और उन तस्वीरों और खतों के बारे में बातें करते हैं। तभी अचानक ट्रेन रुकती है और हरेंद्र खिड़की से बाहर देखता है तो चारों तरफ सन्नाटा फैला रहता है। आउटर पर 15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन वापस चलने लगती है। 7 मिनट के रास्ते को पार करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और सभी सैनिक अपनी सीट पर अपना सामान रखकर कुछ खाने का सामान लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। फिर कुछ खाने का सामान लेकर ट्रेन की तरफ आगे बढ़ते ही हैं कि उन्हें रूपेश मिलता है, जो कि उनमें से एक सैनिक का कोई पुराना दोस्त होता है और वो उनसे बात करने लग जाता है। तब सैनिक का दोस्त रूपेश कहता है कि उसके गांव में ज़ॉम्बीज नाम के जीवों का हमला हुआ है, जो कि सभी लोगों को काट कर या नाखूनों से घाव बनाकर अपने जैसा बना लेते हैं और लगभग गांव के 12 लोग उनकी चपेट में आ चुके हैं। और उसके बाद सारे गांव वालों ने उन ज़ॉम्बीज को किसी तरह एक इंसान की लालच में एक घर में बुलाकर बंद कर दिया और उस घर को बाहर से आग लगा दी और धीरे धीरे करके सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने लगे हैं। ये बात सुनकर बाकी सैनिकों को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आज के पहले उन्होंने कभी ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं सुना था। तभी उधर से ट्रेन के चलने का सायरन भी बज चुका है। सभी सैनिक ट्रेन की अपनी बोगी में चढ़ गए और अपनी सीट की तरफ जाने लगे। अपनी सीट पर जाते ही उन्होंने देखा कि 2 लोग उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए, जो कि एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछों वाले और लंबे लंबे कपड़े पहन रखे हैं, जिनके साथ में 4 बैग भी है। उन सैनिकों को देखते ही उन 2 लोगों ने उन्हें सम्मान देते हुए सैल्यूट किया, जिसका कोई खास जवाब उन्हें सैनिकों की तरफ से नहीं मिला, क्योंकि वो सब अभी भी रूपेश की बातों में उलझे हुए थे। वे सभी आकर चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। तभी उनमें से एक सैनिक अपने बाकी साथियों से कहता है कि यदि ऐसा हो रहा है तो पुलिस और सरकार इनके खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं, और ऐसा कैसे हो सकता है। वे पूरी तरह से अपना आपा खो बैठते हैं और दूसरे लोगों को भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, और आखिर ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है। तभी हरेंद्र कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूं कि आज के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अब ये सब कैसे, और आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे और कहां से। ये सारी बातें सामने बैठे 2 लोग सुन रहे हैं और लगभग वो समझ चुके हैं कि ये सैनिक ज़ॉम्बीज की बातें कर रहे हैं, पर उन्होंने उन सैनिकों से इस बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे उन्हें और सुनना चाहते थे, ताकि पता लगा सके कि अलग अलग लोगों के द्वारा ज़ॉम्बीज के बारे में क्या क्या अलग अलग बातें की जाती हैं। तभी उनमें से एक सैनिक कहता है कि कहीं ये भूत चुड़ैल जैसे तो नहीं होते हैं। ऐसे ही सारे सैनिक आपस में उन ज़ॉम्बीज के बारे में बात करते रहते हैं और अपनी अपनी समझदारी से अलग अलग तर्क देने लगते हैं। तभी सामने बैठे 2 लोगों में से एक अपने बैग से अपना लेटेस्ट मॉडल का लैपटॉप बाहर निकालता है और उस पर तेज स्पीड से कुछ टाइप करने लगता है। तभी उनकी नजर उनके खुले हुए बैग पर पड़ी, जिसके अंदर उन्हें कुछ मशीन टाइप और इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कुछ दिखने लगा, जिसको देखकर वे सभी सैनिक अटपटे में पड़ गए और सोचने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद सभी सैनिकों ने टेंशन न लेते हुए अपने लाए हुए खाने के सामान का उद्घाटन किया और पेट पूजा करने लगे, और फिर साथ में लाई हुई कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खत्म की और अपना सामान व्यवस्थित करते हुए अपनी जगह पर बैठ गए और कहा कि 7 घंटे का सफर अभी बचा हुआ है, कुछ आराम कर लेते हैं। और सोने के लिए सभी अपने अपने बैग रखकर अपने अपने बर्थ संभाल लेते हैं, और जैसे ही सोने लगते हैं कि ट्रेन किसी टनल से गुजरते हुए बीच में ही अचानक झटके के साथ रुक जाती है। ट्रेन जैसे ही अचानक झटके के साथ रुकी
कि हरेंद्र और उसके साथियों समेत सामने बैठे वो दो आदमी भी अचानक एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ट्रेन इतनी जल्दी और इस तरह से क्यों रुकी। तभी उनमें से कुछ सैनिकों ने ट्रेन के बोगी का गेट खोलकर बाहर उतर कर देखा तो दूर दूर तक ना कोई स्टेशन नजर आ रहा है जिसके बाहर आउटर पर ट्रेन रुकती है, न ही ट्रेन जल्दी पहुंचने वाली है, न ही पहले से कोई इंफॉर्मेशन आई है कि ट्रेन रुकने वाली थी। तब कैसे ट्रेन रुकी, ये सब सोचकर सभी हक्का बक्का रह गए। हरेंद्र उसके सभी साथी ट्रेन से बाहर उतर गए। तभी कहीं से घूमते घूमते ये खबर आई कि टनल के बीच में ट्रैक पर बहुत सी लाशों का ढेर पड़ा है और उसके आगे लाल कलर के कपड़े में लपेटा हुआ झंडा गाड़ा गया है। जैसे ये खबर सैनिकों वाली बोगी में आई, यहां के सारे पैसेंजर समेत दूसरी बोगियों के पैसेंजर और हरेंद्र और उसके साथी सभी लोग इंजन के पास दौड़ते दौड़ते पहुंचे और साथ में सामने बैठे वो दो आदमी भी अपने बैग लेकर भागते हुए आए थे। जैसे ही सभी लोग इंजन के आगे पहुंचे और देखा कि सारी लाशें कुछ अजीब तरीके की हैं। उन लाशों की आंखें खुली हुई हैं और आंखों का रंग भी कुछ अजीब सा है। उन लाशों में कुछ हलचल भी हो रही है। तभी उनके हाथों चेहरों पर कट के निशान जिनसे खून भी निकल रहा है और उन लाशों की चमड़ी का कलर भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। तभी इतनी भीड़ में से सबको हटाते हटाते हांफते हांफते दो लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। फिर उन्हें देखकर वो दोनों लोग चौंक जाते हैं और चेहरे पर मास्क लगाकर अपने मैग्नीफायर से उन लाशों को देखकर कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही करने के बाद वो कुछ सोच विचार करते हैं। उन्हें ये सब करता देख सारे पैसेंजर बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ टाइम तक सोच विचार करने के बाद वे दो लोग अपने बैग से कुछ प्लास्टिक पाउच, सिजर्स, इंजेक्शन सिरिंज और कुछ ट्यूब्स निकालते हैं। फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से वो उन सभी लाशों के अलग अलग हिस्सों से कुछ न कुछ निकालकर उन पाउच और ट्यूब में डालते हैं। जैसे उनकी चमड़ी का कुछ हिस्सा, उनके बालों के सैंपल, उनके नाखून, जिन जगहों पर उन्हें कट लगे थे उन जगहों का कुछ हिस्सा और उन लाशों के शरीर का कुछ खून। ये सब लेने के बाद वे अपने बैग में रख लेते हैं और बैग में रखने के बाद जब वो ट्रैक से ऊपर चढ़कर अपने मास्क हटाते हैं तो हरेंद्र और उसके सभी सैनिक साथी उनको देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे दोनों वही आदमी थे जो उनकी सीट के सामने बैठे थे। हरेंद्र और उसके साथियों को ऐसा देखते हुए वे दोनों लोग देख लेते हैं। तभी वे दोनों उनके पास जाकर कहते हैं, सर हम दोनों साइंटिस्ट हैं और इन अजीबोगरीब लाशों पर ही शोध कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या और कहां से ये सब शुरू हुआ। इसलिए आप सब जब ट्रेन में इनकी बात कर रहे थे तब हम दोनों आपको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे ताकि हम जान सके कि आखिर क्या क्या लोगों ने देखा है जिससे हमें हमारे शोध में सहायता मिल सके। और अब जबकि हमने भी इन्हें देख लिया है तो हमें और आसानी होगी काम करने में। तभी उनमें से एक लाश धीरे धीरे हिलती डुलती है और फिर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते वो सारी लाशें अगले ही पल खड़ी हो जाती हैं और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं। जैसे ही वे दोनों साइंटिस्ट इन लाशों को ऐसी हालत में देखते हैं, जोर से चिल्लाकर सभी लोगों को अपनी अपनी बोगियों में चढ़ने को कहते हैं और सभी खिड़की दरवाजे बंद करने को कहते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि इनमें से एक के भी हाथ आप लग गए तो ये आपको अपने जैसा बना लेंगे। सभी लोग भागने लगते हैं और अपनी अपनी बोगियों में बैठकर खिड़की दरवाजे बंद करके लोको पायलट को ट्रेन चलाने को कहते हैं। हरेंद्र उसके साथी और उनके साथ में दोनों वैज्ञानिक वही खड़े रहते हैं और फिर वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं, हमें यहां से चलना होगा जल्दी, वरना ये हमें भी अपने जैसा बना लेंगे। इतना कहते ही सैनिकों ने उन वैज्ञानिकों का सामान उनके बैग ले लिए और उन्हें कहा कि आप चलिए, हम पीछे पीछे आपकी सुरक्षा करते हुए आते हैं। दौड़ते दौड़ते वैज्ञानिकों के साथ सैनिक भी बोगी से आ जाते हैं और फिर ट्रेन को लोको पायलट आगे की ओर ले चलता है। इस भयानक दृश्य को देखने के बाद हर कोई डर गया था, क्योंकि सबको अपनी और अपने साथियों की जान की परवाह है। जब ट्रेन आगे चली तो फिर सैनिकों ने वैज्ञानिकों का बैग उन वैज्ञानिकों को सौंप दिया और पूछा कि ये सब है क्या, सर हमें थोड़ा इनके बारे में कुछ और बताइए। फिर उन्होंने कहा कि ये ज़ॉम्बीज हैं, जो कि एक तरह की जिंदा लाश हैं। ये भी पहले हमारी तरह स्वस्थ मनुष्य थे, परंतु किसी तरह से इनके अंदर एक खास तरह के वायरस का इन्फेक्शन हुआ, जिनकी वजह से इनके शरीर में ऐसे परिवर्तन हुए कि ये सब आक्रामक बन गए और सब कुछ भूलकर सबको अपने जैसा बनाने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं।
फिर यह सुनकर हरेंद्र के एक साथी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा कि यहां से कोई 400 किलोमीटर दूर कोई गांव है, फिलहाल वही लैबोरेटरी तैयार हो रही है, हम वहीं पर इस विषय में शोध करेंगे। इतना कहकर वापस इनमें से एक वैज्ञानिक ने फिर से अपना लैपटॉप निकाला और फिर कुछ टाइप करने लगा। तभी हरेंद्र ने पूछा कि जब हम बात कर रहे थे तब भी आप लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे थे, और अब इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आप टेंशन न लेकर लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहे हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप सभी बात कर रहे थे तब भी आपकी कही गई बातों को ही लिख रहा था अपने डेटा में, और अभी अभी जो घटना हुई है उसके बारे में और उनसे लिए गए इन सैंपल्स के बारे में ही लिख रहा हूं, ताकि सारी चीजें हमारे पास सुरक्षित रहें। यह सुनने के बाद जब हरेंद्र और उसके साथी आपस में कुछ चर्चा करने लगे, तभी दोनों वैज्ञानिक उनके द्वारा लिए गए सैंपल्स को देखने लगे और सोचने लगे। फिर उन्होंने उन सबको रख दिया और फिर दोनों वैज्ञानिक और हरेंद्र और उसके साथी आपस में बातें करने लगे और फिर सबका आपस में परिचय हुआ। उन वैज्ञानिकों ने हरेंद्र और उसके साथियों से उनके नाम के साथ साथ उनके सेना में सेवा के बारे में पूछा कि उनका यह सफर कैसे शुरू हुआ था और आज तक उनकी पोस्टिंग कहां की गई है, और उन्होंने आज तक कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया और उनसे कैसे निकले। ये सब बातें करते करते ठहाके लगाने लगे। तभी टीसी सभी यात्रियों के टिकट चेक करते करते सैनिकों और वैज्ञानिकों के पास पहुंचा और उन्हें देखकर कहा, आप वही है ना जिन्होंने अभी अभी उन लाशों के शरीर से कुछ लिया है अपने पास। तब वैज्ञानिकों ने कहा, हाँ, हम इन ज़ॉम्बीज पर शोध कर रहे हैं ताकि इनसे होने वाले खतरे को टाल सकें और इनसे होने वाले इन्फेक्शन को रोक सकें। टीसी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप जैसे महान वैज्ञानिक अपनी जान की परवाह किए बिना इन सब शोधों में लगे रहते, वरना तो सारी दुनिया वाले किसी न किसी बीमारी से कब से मर जाते। अभी जिस तरह की खतरनाक घटना हुई थी, यदि आप ना बताते कि इन्होंने अगर आपको पकड़ लिया तो आप भी इनकी तरह बन जाओगे, तो हम सब वहीं खड़े रहते और शायद अब तक हम भी उनका हिस्सा बन चुके होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सुनकर वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये देश हमारा भी तो है। जैसे ये सिपाही बॉर्डर पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, जैसे आप देश को अर्थव्यवस्था के खातिर यहाँ रेलवे में अपनी सेवाएं देते हैं, वैसे ही आप दोनों की सेहत के लिए इस देश के लिए हम भी जितना करें उतना कम है। इतनी बात होती है, टीसी टिकट चेक करके चला गया और फिर अगले 1 घंटे के बाद स्टेशन भी आ गया। सभी ने अपना अपना सामान लिया और ट्रेन रुकते ही उतरने लगी और सबको गले लगकर अलविदा कहते कहते अपने अपने रास्ते पर चल दिए। हरेंद्र थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि पीछे से जोर से आवाज आई, हरेंद्र, हरेंद्र। आवाज सुनते ही हरेंद्र पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लगता है कि किसने आवाज लगाई। चारों तरफ देखने के बाद भी उसे उस भीड़ में कोई नहीं दिखाई देता है। फिर एक बार फिर से वही आवाज जोर से आती है, हरेंद्र। तब हरेंद्र की नजर उसी वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक पर पड़ती है जो ट्रेन में उसकी सीट के सामने बैठा था। वही वैज्ञानिक हरेंद्र को बुला रहा था। जब हरेंद्र उस वैज्ञानिक को देखता है कि वो उसे बुला रहा है, तब वो उस वैज्ञानिक के पास दौड़ता हुआ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ सर। फिर वैज्ञानिक कहता है कि आपका मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, आप इसी इलाके के हैं, तो यदि कोई आवश्यकता होती है या कुछ पूछना या जानना भी हो आपको मुझसे या फिर मुझे आपसे, तो हम आपस में बात कर सकते हैं। ये सुनकर हरेंद्र ने कहा, हाँ ये सही रहेगा, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ, यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर। आपको कभी भी कुछ भी जानना हो या पूछना हो तो मेरे इस नंबर पर कभी भी मोबाइल लगाकर पूछ सकते हैं निसंकोच। इतना कहकर हरेंद्र अपना नंबर उस वैज्ञानिक को दे देता है और वैज्ञानिक से उसका नंबर भी ले लेता है और फिर वापस से दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। जैसे ही हरेंद्र रेलवे स्टेशन से बाहर आता है, एक बार फिर वही टीटी हरेंद्र को मिल जाता है और कहता है, अरे सर, आपका सफर यहीं तक था। तब हरेंद्र कहता है, हाँ जी, मेरा गांव यहीं से बस 30 किलोमीटर दूर है, अब यहां से बस से जाना होगा। यही कहते कहते हरेंद्र की नजर टीटी के हाथ में रखे अखबार पर पड़ती है, जिसमें फ्रंट पेज की खबर होती है कि पड़ोसी राज्य के एक गांव में ज़ॉम्बीज का हमला हुआ है और उन सारे गांव वालों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, जिनमें से बहुत से लोग उन्हीं की तरह बन गए और कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गए। जो लोग भाग गए थे वे बच गए। इसी को देखते हुए पास के पुलिस थाने के सारे अधिकारी और सिपाही गांव में पहुंचते हैं और उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाते हैं
जिनमें से कुछ मर जाते हैं तो कुछ वापस खड़े हो जाते हैं। यह खबर देखकर वो और सोच में पड़ जाता है। इतने में टीटी हरेंद्र को कहता है कि सर कहाँ खो गए आप? तब हरेंद्र कहता है, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस। चलिए मैं चलता हूं, वरना बस निकल जाएगी, मिलते हैं फिर कभी। तभी टीटी भी कहता है, हाँ मेरी भी ट्रेन का वक्त हो गया निकलने का, मिलते हैं। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। जब हरेंद्र स्टेशन से बाहर आता है तो वही भीड़ दिखाई देती है रिक्शा और ऑटो वालों की, जो हर किसी से 10-10 बार पूछते हैं कि साहब कहाँ जाना है, सर कहाँ जाना है, मैडम कहाँ जाना है। हरेंद्र उन सबको मना करते हुए कहता है कि कहीं नहीं जाना है, और कहते हुए आगे चला जाता है और बस स्टैंड की तरफ चला जाता है। वहां जब तक हरेंद्र के गांव की बस आती है तब तक वहीं बस स्टैंड पर खड़ा रहता है और उसी खबर के बारे में सोचता रहता है। तभी कुछ 10 मिनट तक खड़े रहने के बाद उसके गांव की बस आती है और वो उसमें बैठ जाता है। जैसे ही उसके गांव की बस उसके गांव की तरफ रवाना होती है, एक और कोई अनजान व्यक्ति आकर उसकी सीट के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। बस थोड़ी दूर ही चलती है कि वो बगल वाला व्यक्ति हरेंद्र की आर्मी वाली ड्रेस देखकर उससे पूछता है कि सर आप सेना में हो? तभी हरेंद्र मुस्कुराकर कहता है कि जी हाँ, मैं सेना में हूं, कल ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है और मैं अपने घर अपने गांव वापस जा रहा हूं। तब वो बगल वाला व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं यहीं पास के गांव के एक स्कूल का टीचर हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने देश की सेवा करके लौट रहे हैं। फिर आपके चेहरे पर ये चिंता की अजीब सी लकीर क्यों है? तब हरेंद्र आनंद कुमार से कहता है कि मैं जब वापस लौट रहा था अपनी पोस्ट से, तभी से कुछ अजीब सी चीजें सुनने और देखने को मिल रही हैं। तभी आनंद कुमार कहता है कि कहीं आप उन अजीबोगरीब जीवों के बारे में तो नहीं बात कर रहे? तभी हरेंद्र अचानक से कहता है, हाँ वही अजीब से जीव, ज़ॉम्बीज। फिर आनंद कुमार कहता है कि हाँ, मैं भी कुछ दिनों से इन बातों को लेकर परेशान हूं। जैसे जैसे ये सब खबरें सुनने को मिल रही हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है। इतनी बात करते ही हरेंद्र की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, जहां बीच में पड़ने वाले गांव में पसरा हुआ है सन्नाटा, और कहीं कहीं पर बड़े बड़े से गड्ढे देखकर हरेंद्र दंग रह जाता है और आनंद कुमार से कहता है कि ये गांव में इतना सन्नाटा और ये बड़े बड़े गड्ढे, सच में पिछले कुछ सालों में इन गांव में सब कुछ बदल गया है। तभी आनंद कुमार कहता है कि उतना कुछ नहीं बदला है, पर ये सन्नाटा और ये बड़े बड़े गड्ढे उन्हीं जीवों की प्रभाव के कारण है। गांव के सभी लोग डरे हुए हैं और ये बड़े बड़े गड्ढे गांव के लोगों ने इसलिए खुदवाए हैं कि अगर इनके गांव में उन जीवों का हमला होता है तो वे उन्हें भगाते हुए इन गड्ढों की तरफ ले जाएंगे और इनमें गिराकर उन गड्ढों में आग लगा देंगे। पर यह सब तो टेम्पररी समाधान है, न जाने इन जीवों का कोई स्थायी समाधान कब आएगा। यह कहकर आनंद कुमार दूसरी ओर देखने लगते हैं। थोड़ी देर और बस चलने के बाद हरेंद्र का गांव आ जाता है और हरेंद्र तथा आनंद कुमार दोनों उतर जाते हैं। तब हरेंद्र कहता है कि आप इसी गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं? तब आनंद कुमार कहता है कि हाँ, क्या ये आपका ही गांव है? मतलब आप इसी गांव के रहने वाले हैं? तब हरेंद्र कहता है, हाँ, गांव के स्कूल के पीछे वाले मंदिर के पास ही मेरा घर है। तब दोनों बातें करते करते गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही दोनों गांव के अंदर जाते हैं, जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज और पटाखों की आवाज गूंज उठती है और सामने से कुछ लोग फूलों की मालाएं लेकर दौड़ते हुए आते हैं और हरेंद्र को माला पहनाकर अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तब पता चलता है कि ये ढोल नगाड़े पटाखे सब हरेंद्र के गांव वापस आने की खुशी में है, और इसलिए भी कि हरेंद्र अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उसके गांव का नेतृत्व सेना में कर रहा है। थोड़ी देर ऐसे धमाल होने के बाद जब सब लोग गांव के अंदर जाते हैं तो वही सन्नाटा हरेंद्र को फिर से देखने को मिलता है। वो गांव के प्रधान और बाकी लोगों से पूछता है कि ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है प्रधान जी? तभी प्रधान जी कहते हैं कि आजकल वो अजीब तरह के जीवों के हमले की खबर से सभी लोग अपने घरों में ही रहते हैं, और फिर बातें करते करते सभी लोग गांव के स्कूल पहुंचते हैं। तब हरेंद्र उस स्कूल को बड़ी ध्यान से देखता है और कहता है, ये वही स्कूल है आनंद कुमार साहब, जहां कभी मैं अपने साथियों के साथ पढ़ा करता था। फिर आनंद कुमार और हरेंद्र दोनों गांव वालों के साथ स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं और सीधे ऊपर जाते हैं और प्रधान अध्यापक के कक्ष में जाते हैं, और वहां हरेंद्र जाकर सीधे प्रधान अध्यापक के चरणों में झुक जाता है और कहता है कि सर, मैंने 4 दिनों पहले ही सोचा था कि गांव में मुझे पढ़ाने वाले सर अब तक तो प्रधान अध्यापक बन गए होंगे
और वही मिला मुझे यहां। प्रधान अध्यापक ने आशीर्वाद देकर हरेंद्र को खड़ा किया और अपने गले से लगा लिया। फिर हरेंद्र ने कहा, सर, आपके आशीर्वाद से आज सेना में अपनी सेवा को पूरा करके अपने गांव लौटा हूं। ऐसे ही सभी लोगों ने हरेंद्र के साथ एक बार पूरी स्कूल का चक्कर लगाया और फिर अंत में स्कूल से घर की तरफ चल दिए। रास्ते में गांव के मंदिर में सबसे पहले दर्शन के लिए हरेंद्र ने माथा टेका और प्रार्थना की। इसके बाद हरेंद्र पूरे गांव के युवाओं के साथ घूमते घूमते हरेंद्र के घर पहुंचे, जहां दरवाजे पर हरेंद्र की पत्नी हाथ में पूजा की थाल लिए उसका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही हरेंद्र सामने आया, वो अपनी सुध बुध भूलकर उसे देखती रह गई। फिर किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि भाभी जी, भैया की आरती तो उतारो। तभी हरेंद्र की पत्नी ने उसकी आरती उतारी, उसके पैर छुए और उसे अंदर आने के लिए कहा। हरेंद्र अंदर आते ही अचानक बैठा और उसकी नजर सामने वाले कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जहां उसे लगा कि उस दरवाजे के पीछे कुछ है। तभी वो अचानक उस दरवाजे की तरफ दौड़ा और जैसे ही कमरे के अंदर गया, कमरे की लाइट बंद हो गई। हरेंद्र जैसे ही उस कमरे की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और उस कमरे के अंदर जाता है तो उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है और हरेंद्र अंधेरे में देखता है कि दरवाजे के पीछे कौन है। और फिर पीछे से हरेंद्र की तरफ कोई तेजी से दौड़ते हुए आता है और अचानक से हरेंद्र की चारों तरफ वो भूतों वाला मास्क लगाकर घूमता है और जोर जोर से आवाजें निकालता है। ये सुनकर सीमा, जो कि हरेंद्र की पत्नी है, वो उस कमरे की तरफ आती है और उस कमरे की लाइट चालू करती है और फिर उस भूत वाले मास्क को हटाती है। तब वहां से आवाज आती है कि पापा सरप्राइज। दरवाजे के पीछे कोई और नहीं, हरेंद्र की 16 साल की बेटी सोनू होती है। हरेंद्र अपनी बेटी को पूरे 10 साल बाद देख रहा था और सरप्राइज होकर सोनू को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अरे बेटा बेटा, मैं तो डर ही गया, तुमने जो मुझे डरा ही दिया। इतना कहकर हरेंद्र अपनी बेटी के गालों को खींचता है। तब सोनू कहती है, पापा दर्द होता है। तब हरेंद्र अच्छा कहता है। फिर हरेंद्र और सीमा दोनों ठहाके लगाते हैं। हरेंद्र के परिवार में हरेंद्र, उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी सोनू ही है सिर्फ। तीनों मिलकर वही मस्ती करने लगे। फिर सीमा वापस अपने काम से किचन में चली गई। फिर सोनू और हरेंद्र मस्ती करने लगे और फिर सोनू हरेंद्र को अपना कमरा बताने लगी। फिर उसने हरेंद्र को अपनी डेस्क पर रखी सारी चीजें बताई, जैसे उसका कंप्यूटर, उसके डेस्क पर बने कार्टून और स्टिकर्स, और एक सबसे खास चीज बताई, उसके पापा मतलब हरेंद्र का स्केच, जो कि उसने खुद बनाया था। और कहती है कि पापा, ये स्केच मैंने आपके बर्थडे पर मम्मी को दिया था कि वो आपको जब आप वापस आ जाएंगे तब दे देंगी। पर मम्मी ने कहा कि इसे मैं अपने पास, अपने सामने, अपनी डेस्क पर रखूं, ताकि मैं जब भी आपके स्केच को देखूं तो मेरे अंदर देशभक्ति बहने लगे और आपके लिए और बाकी सैनिकों और देश के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाए। और फिर कहा कि जब आप आएंगे तो मैं खुद ही आपको ये स्केच गिफ्ट करूं। और अब ये स्केच मैं आपको गिफ्ट कर रही हूं, लीजिए पापा। हरेंद्र ने कहा कि अरे वाह, हमारी बेटियां इतना अच्छा स्केच बना लेती है और इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें भी करती है। ये सुनकर सोनू मुस्कुराने लगती है और हरेंद्र कहता है कि बेटा, अगर इस स्केच को देखने से तुम्हारी नजरों ने देश और देश के सिपाहियों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है तो इस स्केच को मैं अपनी बिटिया को ही वापस से गिफ्ट करता हूं। इसे तुम तुम्हारी डेस्क पर हमेशा ऐसे ही रखना और इसे देखते रहना, और जो भी करना अपने देश के लिए करना। इसके बाद फिर सोनू अपने पापा यानी हरेंद्र को बैठने के लिए कहती है और अपना कंप्यूटर चालू करती है। जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है, उसके बैकग्राउंड पर उसके पापा की फोटो आती है। ये देखकर हरेंद्र की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। सोनू ये देख लेती है और कहती है कि पापा, आप रो क्यों रहे हो? तो हरेंद्र कहता है, कुछ नहीं बेटा, आंख में कुछ कचरा चला गया था। फिर सोनू अपने कंप्यूटर की एक एक फाइल ओपन करके हरेंद्र को बताती है, जो भी उसने बनाई थी, जिसमें उसने देश की सभी बॉर्डर पर तैनात सभी सिपाहियों और वहां की स्थिति, कि जैसे कि वहां पर सिपाही किन स्थितियों में रहते हैं और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देश में अभी तक कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति और कौन कौन हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उन कार्यों से देश को क्या क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ है, हमारे देश की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। इसके अलावा उसने कुछ कार्टून एनिमेशन, कुछ सोल्डर एनिमेशन बनाए थे, वो दिखाए। ये सब देखकर हरेंद्र ने कहा कि हमारी बिटिया ने ये सब बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इतने में उधर किचन से सीमा आवाज लगाते हुए कहती है कि सोनू बेटा,
पापा को थोड़ा आराम भी तो करने दो, बाकी बातें बाद में भी कर लेना। तभी हरेंद्र कहता है, अरे नहीं सीमा, करने दो, बहुत दिनों से मैं भी तो अपनी बेटी से मिलने को तड़प रहा था। ये सुनकर सीमा मुस्कुराते हुए कहती है कि बाप बेटी का प्यार कितना ज्यादा है। तभी सोनू फिर से हरेंद्र को कुछ और बताने लगती है। फिर वो अपना कंप्यूटर बंद कर देती है और कुछ मिट्टी से बनाए हुए खिलौने बनाती है, जिन्हें भी खुद सोनू ने ही बनाया था और उन पर पेंटिंग भी की थी और उन्हें अपने कमरे में सजाया भी था। खिलौने बनाकर उसने हरेंद्र को बताया कि पापा, ये सारे खिलौने इको फ्रेंडली हैं, जो कि मिट्टी से बने हैं और मैंने बनाए हैं। इसके बाद सोनू हरेंद्र को अपना फोटो एल्बम दिखाती है, जिसमें सीमा और हरेंद्र के शादी के फोटो से लेकर सोनू के जन्म तक की सारी फोटोज और उसके बाद उसकी और सीमा की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और हरेंद्र के वो सारे फोटो जो सोनू ने खुद बनाए। और फिर सभी फोटो के बारे में हरेंद्र को बताती है कि ये फोटो में अलग अलग दिनों में अलग अलग अवसरों पर बनाई है। ये सब बताने के बाद वो चेस बोर्ड निकालकर हरेंद्र के साथ चेस खेलने का कहने लगी। तभी सीमा ने हरेंद्र को कहा कि आप पहले कपड़े बदल लीजिए, फिर बाप बेटी चेस खेलना। तभी हरेंद्र सोनू को कहता है कि बेटा, आप चेस बोर्ड को जमाइए, तब तक मैं कपड़े बदल कर आता हूं। फिर हरेंद्र वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ जाता है। तभी सोनू उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देख हरेंद्र वापस पीछे पलटता है और देखता है कि सोनू की आंखों में आंसू होते हैं। तो हरेंद्र ये देखकर कहता है कि क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? तब सोनू पूछती है कि आप वापस आ जाओगे ना? फिर से बहुत दिनों के लिए तो कहीं नहीं जाओगे ना? हरेंद्र मुस्कुराते हुए सोनू को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि मेरा बच्चा, अब आपके पापा कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे इसी घर में। अभी हम सिर्फ कपड़े बदलने जा रहे हैं, ठीक है? मैं अभी जाता हूं और अभी वापस आता हूं, तब तक आप यहीं बैठिए। और सोनू को नीचे उतारकर अपने कमरे की तरफ जाता है। वहां इसके पीछे पीछे सीमा भी जाती है और कहती है कि सोनू हमेशा आपको याद करते करते कभी कभी रोने लगती थी, क्योंकि सभी के पापा बाकी बच्चों के साथ उनके स्कूल जाया करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। फिर मैं उसे चुप कराकर किसी और बातों में लगा देती थी। ऐसा कहते हुए सीमा हरेंद्र को कहती है कि ये लीजिए, ये टी शर्ट और ये लोअर आप पहन लीजिए। हरेंद्र टी शर्ट और लोअर लेते हुए कहता है, बस अब कहीं नहीं जाना है, अब मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगा। और सीमा को गले लगा लेता है। फिर कपड़े बदलते हुए सीमा से बात करता है और पड़ोस की रमा काकी के बारे में पूछता है कि रमा काकी नहीं आई अभी तक। मैं जब से आया हूं तब से अभी तक नहीं देखा, वरना तो पहले मेरे आते से ही वो कुछ ना कुछ खाने का सामान मेरे लिए लेकर आई जाती थी। तभी सीमा का चेहरा उतर जाता है और कहती है कि रमा काकी उनके भाई के गांव गई थी और वहां उन ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ था, जिसमें उन ज़ॉम्बीज़ ने रमा काकी को भी इन्फेक्ट कर दिया। तब से न जाने रमा काकी कहां है और है भी या नहीं। इसी वजह से पूरा गांव भी उन ज़ॉम्बीज़ की वजह से डरा हुआ है और पूरे राज्य में भी डर का माहौल है। फिलहाल अगर कहीं भी वो दिखाई देते हैं या आते हैं तो उनका एक ही समाधान है, उन्हें किसी भी तरीके से आग के हवाले करना, जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। पर फिर भी वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। ये सुनकर हरेंद्र का चेहरा भी उतर सा जाता है और वो कहता है, ये सब अपने गांव तक भी पहुंच गया और ये सब हो गया, न जाने इनका स्थायी समाधान कब तक होगा। इतनी बात करते ही सोनू के कमरे से कुछ टूटकर गिरने की आवाज आती है और सोनू चिल्लाती है। उसके हाथ से चेस बोर्ड गिरने की भी आवाज आती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर हरेंद्र और उसकी पत्नी सीमा दोनों दौड़ते हुए सोनू के कमरे की तरफ गए और देखा कि सोनू डर के मारे पलंग पर चढ़ गई है और उसके हाथ से चेस बोर्ड गिर गया है और उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और खिलौने भी नीचे गिरकर टूट गए। हरेंद्र और सीमा दोनों ने झुकते हुए एक साथ सोनू से पूछा कि क्या हुआ सोनू, तुम अचानक ऐसे जोर से चिल्लाई क्यों और ऐसे डरी हुई क्यों हो? तब सोनू ने इशारों इशारों में बताया, पलंग के नीचे की तरफ इशारा किया जहां पर एक कॉकरोच बैठा हुआ था। कॉकरोच को देखकर हरेंद्र और सीमा दोनों एक साथ ठहाके के साथ हंस पड़े और कहने लगे कि एक आर्मी वाले की बच्ची होकर तुम एक छोटे से कॉकरोच से डर गई, और हंसने लगे। तभी सोनू उछलकर हरेंद्र के पास आ गई और कहा कि पापा, उस कॉकरोच को मेरे कमरे से भगा दीजिए। और फिर हरेंद्र ने कहा, ठीक है, चुप हो जाओ, मैं उसे अभी भगा देता हूं। हरेंद्र ने सीमा को कहा कि तुम सोनू को लेकर बाहर वाले कमरे में जाओ, तब तक मैं इस कॉकरोच को भगा कर आता हूं।
सीमा सोनू को लेकर बाहर वाले कमरे में चली जाती है और हरेंद्र एक झाड़ू उठाकर उस कॉकरोच को भगाने लगता है और कॉकरोच को भगाकर फिर हरेंद्र भी